हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड की। सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली एक साइकियाट्रिस्ट थे, लेकिन लिटरेचर के अंदर भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने इस बात पर फोकस किया है कि हमें किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए अपने रीडर की लैंग्वेज को समझना होगा, उसके माइंड को समझना होगा, उसकी कमेंट्स को, उसके आइडियाज को समझना होगा। एक इंसान किसी भी टेक्स्ट को लेकर क्या समझता है, किसी लैंग्वेज को लेकर क्या समझता है, किस तरह की लैंग्वेज बोलता है, हम उसकी लैंग्वेज के आधार पर ही पता लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। तो इनकी थियरी को जो नाम दिया गया वो कहा गया है साइको एनालिटिक। तो कह रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की जो फेमस थियरी है वो है साइको एनालिसिस, जिसको साइको एनालिटिक टर्म बोलते हैं। तो इसकी थियरी को बोलते हैं साइको एनालिसिस। यानी किसी भी लिटरेचर का, किसी भी टेक्स्ट का कई बार हम साइको एनालिसिस क्रिटिसिज्म करते हैं। क्रिटिसिज्म बेसिकली अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्रिटिसिज्म किया है। कई बार टेक्स्ट के बैकग्राउंड को समझा जाता है, जैसे कि ओल्ड क्रिटिसिज्म में यही होता था कि किसी भी टेक्स्ट को जब पढ़ा जाता था तो उसको बैकग्राउंड का समझना बहुत जरूरी होता था। उस समय की जो है पॉलिटिक्स कैसी थी, उस समय इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही होगी, उस समय जो रिलीजन है वो कैसा रहा होगा। कुछ लोगों ने कहा, जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म में हमने देखा है, उन्होंने कहा कि टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है कि टेक्स्ट की लैंग्वेज कैसी है, टेक्स्ट का स्टाइल कैसा है और बहुत सारी चीजें। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि हमें एक रीडर के की लैंग्वेज को समझना होगा। किसी भी टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो रीडर, जो उसमें कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टर को समझकर हम पता लगा सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो हमारा ब्रेन है, जो माइंड है, उसको फोकस किया है। तो कहा है psychoanalysis generated concepts and ideas that have had enormous impact on literary criticism। कि psychoanalysis criticism के अंदर बहुत सारे ऐसे concepts हैं और ऐसे ideas हैं जो किसी भी literary criticism को समझने में बहुत हमारी जो है हेल्प करते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, उनकी जो थियरी है, उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर इम्फेसाइज किया है। ये जो लैंग्वेज है हमें उसको समझना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के अंदर ही जो हमारी डिजायर्स हैं, जो हमारी एंजाइटीज हैं, जो हमारे फियर्स हैं, डर हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं वो लैंग्वेज के अंदर ही छुपी होती हैं। तो ध्यान रखना, सिगमंड फ्रॉइड ने जोर दिया है लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, यानी लैंग्वेज से ही हम पता लगा सकते हैं कि इंसान क्या सोच रहा है, इंसान क्या क्या वो क्यों परेशान हो रहा है और वो क्यों डर रहा है। ये सारी बातें हमें लैंग्वेज से पता चलती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो डिजायर्स हैं वो डायरेक्ट जो है इंसान जो है उसको एड्रेस नहीं करता, डायरेक्ट अपनी ख्वाहिशों को, अपनी उम्मीदों को, अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, वो उसको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जो हमारे मन में चल रहा है वो हम किसी को नहीं बताते। बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारी सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, किसी के लिए जलन हो सकती है, किसी के लिए जो है घृणा हो सकती है, किसी से नफरत हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम किसी को नहीं बताते। क्यों? बिकॉज कल्चर, क्योंकि जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, या जो हमारी सोसाइटी है, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जो लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से, उसी को पकड़ कर, लैंग्वेज को पकड़ कर ही हम किसी के माइंड का फिर भी पता लगा सकते हैं। कह रहे हैं इसलिए हमें जो है उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और दूसरी फॉर्म है किसी के दिमाग को जानने की, जैसे कि गेस्चर, साउंड, फेशियल एक्सप्रेशन, राइटिंग, टू डिस्कवर इट। कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके गेस्चर, वो किस तरह के संकेत कर रहा है, साउंड, उसकी जो टोन है, जो उसकी वॉइस, हम आवाज से पता लगा लेते हैं कि कौन इंसान प्यार से बात कर रहा है और कौन इंसान गुस्से से बात कर रहा है। ठीक है, तो साउंड से पता लगाया जा सकता है, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, वो जो बात करते समय जो उसका एक चेहरा है वो उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगाया जा सकता है। तो कोई भी इंसान जो दिमाग में चलता है उसको नहीं बताता, उसको एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि सोसाइटी उसको ऐसा नहीं करने देती, संस्कृति उसको ऐसा नहीं करने
देती है, धर्म उसको ऐसा करने से मना करता है। इसलिए हमें किसी भी इंसान को जो उसके माइंड को जानने के लिए हमें कई चीजों पर गौर करना होगा। सबसे पहले तो उसकी लैंग्वेज पर गौर करना होगा, उसके गेस्चर्स पर गौर करना होगा, उसके साउंड पर गौर करना होगा, जो वो बात कर रहा है किस तरह की टोन बोल रहा है, और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वहां से भी हमें पता करना होगा। और राइटिंग, वो जो लिख रहा है वो लिख कैसे रहा है, हम लिख कर भी किस इंसान के माइंड का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज के बीच में और अनकॉन्शियस के बीच में एक लिंक उन्होंने क्रिएट किया है कि इंसान जो बोलता है उसका संबंध उसके दिमाग से होता है। इस बीच में उन्होंने काफी काम किया सिगमंड फ्रॉइड ने। और सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली एक साइकियाट्रिस्ट थे, एक साइकोलॉजी डॉक्टर थे। तो उन्होंने लैंग्वेज और दिमाग, इन दोनों के बीच में एक तरह का कनेक्शन दिखाया है कि इंसान जो बोलता है वो उसके दिमाग से ही निकल कर आता है, कह रहे हैं। और यही चीजें जो लैंग्वेज, लिंक बिटवीन लैंग्वेज और अनकॉन्शियस है, यही इनकी थियरी का एक तरह का कोर है ना, ये इनका कोर है जो इसमें बात करते हैं हम। और इन्होंने कहा है कि जो साइको एनालिसिस है वो एक टॉकिंग क्योर है, कि हम किसी, जो इंसान दिमागी रूप से परेशान है तो हम टॉकिंग क्योर, हम उससे बात करते रहें, बात करते रहें, उसकी बात सुनते रहें, अपनी कुछ बात उसको बताते रहें। तो इस तरह से जो इंसान दिमागी रूप से परेशान होता है उसका इलाज किया जा सकता है साइको एनालिसिस क्रिटिसिज्म के अंदर और थियरी के अंदर। कह रहे हैं कि साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म इसीलिए जो फोकस किया जाता है वो अनकॉन्शियस और लैंग्वेज दोनों के बीच में काम किया जाता है, कि इंसान बोल क्या रहा है और वो सोच क्या रहा है, यही काम होता है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के अंदर। और इसके अलावा जो हमारे दिमाग में जो रिप्रेस्ड चीजें हैं, जो हिडन चीजें हैं, है ना, रिप्रेस्ड माने दबी हुई, जो दबी हुई डिजायर्स हैं, दबी हुई इच्छाएं हैं, और जो हिडन, जो हमारे दिमाग में छुपा हुआ है, इन सब बातों, इन सब चीजों पर काम किया जाता है। कह रहे हैं इस तरह के, जैसे कि चाहे कोई फिक्शन हो, कोई आर्ट हो, कोई टेक्स्ट हो, इन सब चीजों पर काम किया जाता है कि इंसान के दिमाग में क्या चीज उसने छुपा रखी है, क्या चीज उसके दिमाग को परेशान कर रही है। तो इन सब बातों पर जो है साइको एनालिसिस में काम किया जाता है। और जो बेसिकली जो उसके दिमाग में छुपी हुई चीजें हैं, रिप्रेस्ड चीजें हैं, वो क्या है, रिप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। इंसान जो हमेशा सेक्सुअलिटी को रखता है वो हमेशा छुपा कर रखता है, दूसरों को जाहिर नहीं होने देता, लेकिन हमेशा दिमाग में उसको छुपा लेता है। एंड इट्स डिजायर, और सेक्स करने की जो डिजायर है, उसकी जो फीलिंग है, वो भी इंसान दिमाग में रिप्रेस्ड रखता है, उसको भी छुपा कर रखता है। लेकिन यहाँ पर जो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है उसमें अनकवर किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि जो ऑथर जो है वो किस तरह से इमेज के थ्रू या फिर लैंग्वेज के थ्रू या फिर किसी कोड के थ्रू उन डिजायर्स को, उन फीलिंग को किस तरह से अनकवर कर रहा है, किस तरह से उनको जाहिर कर रहा है, बता रहा है। It asks question the author's attempt to conceal his desire and drive and cultural code. इसमें यही पूछा जाता है कि जो कल्चरल कोड्स हैं, ड्राइव्स, जो उसकी सोच हैं, जो उसकी डिजायर्स हैं, कि उनको किस तरह से कंसील किया जाए, उनको किस तरह से बताया जाए कि इंसान की डिजायर क्या चल रही है, उसका दिमाग क्या काम कर रहा है, और किस तरह के कल्चरल कोड्स हैं, किस तरह से वो अपनी बातों को बता रहा है और छुपा रहा है। ये सारी बातें साइको एनालिसिस क्रिटिसिज्म में आती हैं। हालांकि जो इसके इंपोर्टेंट टर्म है उनको हम नीचे पढ़ेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह का इंट्रोडक्शन है कि आखिर साइको एनालिटिक में होता क्या, साइको एनालिसिस जो हम करते हैं उसमें होता क्या है। तो आप समझ ही गए होंगे हम बेसिकली इस साइको एनालिसिस के अंदर इंसान के दिमाग और उसकी लैंग्वेज के बीच में जो एक लिंक है उसको समझने की कोशिश की जाती है। और दूसरी बात, जो इंसान के माइंड में जो रिप्रेशन है किसी भी फीलिंग को लेकर, किसी भी डिजायर को लेकर या किसी भी सेक्सुअल डिजायर को लेकर, ये सारी चीजें एक ऑथर जो लिखता है, एक रीडर उनको जानने की कोशिश करता है। आगे कहा है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइकी, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने इंसान के दिमाग को 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। पहले कंपोनेंट को उसने ईगो कहा, दूसरे को सुपर ईगो और थर्ड को ईड कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेना कि इंसान का जो ह्यूमन है उसकी जो साइकी है वो 3 भागों में डिवाइड है, ईगो, सुपर ईगो और ईड।
अब जानते हैं ईगो क्या है। ईगो इज अ कॉन्शियस माइंड। ईगो इंसान का कैसा माइंड है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माने जागा हुआ, जो काम कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ अपने कॉन्शियस माइंड से काम कर रहा हूँ, और आप भी जो इसको सुन रहे हैं वो भी आप इसको कॉन्शियस। कॉन्शियस माने जागा हुआ माइंड, जो हमेशा जागता रहता है। हम कहीं जाते हैं तो हमारा दिमाग काम करता रहता है। हम बाइक चला रहे हैं तो हमारा दिमाग काम कर रहा है। हम देख रहे हैं, हमारा दिमाग काम कर रहा है। तो जो जागा हुआ माइंड है इंसान का, वही कहलाता है ईगो। तो ईगो कैसा है? द कॉन्शियस माइंड। तो तीन पार्ट है ना, तो सबसे पहले पार्ट को कहा ईगो, ऐसा पार्ट दिमाग का जो हमेशा जागा रहता है। कह रहे हैं ये काम करता रहता है और सबसे ज्यादा अवेयर है। अवेयर ऑफ माने सबसे ज्यादा चीजों को जानता है। जैसे हम किसी को देखकर पहचान लेते हैं, किसी चीज को खाकर पता लगा लेते हैं, तो दिमाग का सबसे ज्यादा अवेयर और सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो ईगो का ही करते हैं। ये कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर ईगो यानी इड और सुपर ईगो के बीच में काम करता है। इट इज द सोर्स ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग एंड अवर रैशनल थॉट। इसका काम क्या है? जो भी हम फैसले लेते हैं, हमें खाना खाना है नहीं खाना है, स्कूल जाना है नहीं जाना है, ये काम करना है या नहीं करना है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो हम डिसीजन लेते हैं, वो हमेशा अपने जागते हुए दिमाग से लेंगे। जो दिमाग जाग रहा होगा, तो जागते हुए दिमाग से हम डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब ईगो से हम डिसीजन लेते हैं कुछ काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ईगो का पता चलेगा आपको। ईगो इंसान का सबसे ज्यादा जो है कॉन्शियस माइंड है। इंसान का जो कॉन्शियस माइंड है वो ईगो है। जो जागा हुआ माइंड है वो ईगो है। जितने भी हम फैसले लेते हैं, खाना खा लें या नहीं खा लें, ये सब बातें हम ईगो से ही डिसीजन। आप यहाँ देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग, सारे फैसले ईगो पार्ट से लिए जाते हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो इज व्हाट वी कॉल्ड कॉन्शियंस, है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्शियंस। इट ड्रॉज फ्रॉम सोशल सेटिंग। एक तो इसमें सोशल सेटिंग आ जाती है एंड कल्चरल कोड्स रहते हैं और इन्फ्लुएंस द वे कॉन्शियस वर्स। ये कह रहे हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या करता है? हमेशा हमें सोशल सेटिंग के बारे में बताता है, मोरालिटी के बारे में बताता है, और जो हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर, हमारा धर्म जिन बातों को करने के लिए बोलता है वो करते हैं, और जिन बातों को करने के लिए मना करता है हम उनको नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर ईगो को आप ये समझ सकते हैं कि सुपर ईगो एक तरह का रिलीजियस फैक्टर है, एक तरह की गुडनेस है इंसान के अंदर। जब इंसान अच्छी अच्छी, सुपर ईगो है ना, सुपर सुपर मीन्स एकदम से परफेक्ट, चाहे वो मोरालिटी की तरफ हो चाहे वो रिलीजन की तरफ हो। सुपर ईगो हमेशा बोलता है कि सच बोलो, अच्छे काम करो, अच्छा किसी की बुराई मत करो, हमेशा धर्म का पालन करो, किसी को परेशान मत करो, चोरी मत करो। ठीक है, तो सुपर ईगो, सुपर ईगो मतलब आप हमेशा सुपर वर्क करें, आप अच्छे काम करें। ठीक है, ईगो तो बीच में रहता है। ईगो तो नहीं बताता कि आपको क्या सही करना है क्या गलत करना है। ईगो तो बस बोल देता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में कई बार चलता है कि जब इंसान रिलीजियस इन्फ्लुएंस में आ जाता है, मोरालिटी के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो बोलते हैं सुपर ईगो। ये हमेशा अच्छे काम करने के लिए बोलता है, इसीलिए सोशल सेटिंग, हमेशा सोसाइटी का ध्यान रखता है सुपर ईगो, और अपने कल्चर का भी ध्यान रखता है। थर्ड आ जाता है ईड, इसको ईद भी बोल देते हैं, ईड। ठीक है, फ्रॉड फेवरेट टेरिटरी, और यहीं पर जो सबसे ज्यादा काम किया है फ्रॉड ने, वो उसकी इंपोर्टेंट और उसकी फेवरेट टेरिटरी है, यानी यहीं पर सबसे ज्यादा काम किया है। और ईड में ही हमारे कह रहे हैं जो हमारे सपने हैं, जो हमारे डिजायर्स हैं, जो हमारी आइडियाज हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, वो सारे के सारे ईड में ही रहते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जो है हमारा जो हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसमें नहीं रहती हैं, और इस वाले पार्ट को अनकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना कि इड को ही अनकॉन्शियस कहा जाता है। और अनकॉन्शियस जैसे कि ईगो को कहा गया था कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स जागा हुआ, तो इड इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, यानी सोया हुआ। तो अनकॉन्शियस मीन्स सोया हुआ, है ना। तो यहाँ देखें कि इड में क्या रहता है कि इड इंसान को क्या बताता है कि वो जो ड्रीम है, जो उसके सपने हैं, जो उसकी डिजायर है, कि आप उनको कर गुजरे। आपको कोई कुछ भी बोले या ना बोले, लेकिन अगर आपको कोई डिजायर है, आपकी कोई इच्छा है, तो आप उसको कर गुजरे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा इड के अंदर। यहाँ से बाकी आप इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं, ये लाइन हमने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, लेकिन आप इससे काफी समझ जाएंगे, इतना ही जानना जरूरी होता है।
ईगो डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है और यही इंसान का जागा हुआ पार्ट रहता है, इसको हम कॉन्शियस भी बोलते हैं। इसका अपोजिट अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसको इड भी बोलते हैं। और यहीं पर हमारे सपने यानी पुरानी चीजें है ना, सपने आते हैं, हमारे फीलिंग डिजायर ये सब इड में रहती है। और सुपर ईगो ये एक इंसान के साइकी का मोरालिटी फैक्टर है, जहाँ पर हम सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, अपने कल्चर का ध्यान रखते हैं, अपने धर्म का ध्यान रखते हैं, वो सुपर ईगो कहलाता है। तो ये तीनों टर्म काफी इंपोर्टेंट है, आप उनको देखना। फिर आ जाता है रिप्रेशन। रिप्रेस माने यानी जो भी हम रिप्रेस कर लेते हैं, अपने माइंड में छुपा लेते हैं या उसको दबा कर रखते हैं, कहते हैं हाइडिंग अवे द समथिंग इन अवर माइंड। कह रहे हैं कि अपने दिमाग में जब हम किसी चीज को छुपाते हैं, जैसे कि डिजायर होती है हम उसको छुपा कर रखते हैं, कोई ट्रोमेटिक इवेंट होती है, कोई बहुत ही डरा देने वाली जो घटना होती है वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है, जैसे कि डेथ ऑफ लव, यानी हम किसी से अगर प्यार कर रहे हैं, हम किसी से लव कर रहे हैं और उसकी मान लो डेथ हो जाए, तो हमारे दिमाग में वो जो इवेंट है, वो जो ट्रोमेटिक इवेंट है, डरा देने वाली घटना, वो हमारे दिमाग में रिप्रेस हो जाती है। जैसे कि ड्रीम, कोई सपना हमारे दिमाग में दबे हुए रहते हैं। और इसी तरह की स्ट्रेस, इंसान जो स्ट्रेस होता है, टेंशन लेता है, परेशान होता है, ठीक है, वो भी इंसान के माइंड में छुपे रहते हैं। तो आप ये टर्म भी याद कर लेना, रिप्रेशन। रिप्रेशन भी इनका काफी, क्योंकि इन्होंने इन्हीं बातों चीजों पर गौर किया है, जो इंसान अनकॉन्शियस, जो उसका माइंड होता है, जो उसका इड वाला पार्ट, अनकॉन्शियस पार्ट है, उसी पर सबसे ज्यादा सिगमंड फ्रॉइड ने काम किया है। तो बहुत सारी चीजें इंसान के दिमाग में रिप्रेस रहती हैं, हिडन रहती हैं। कैसी कैसी चीजें, जैसे कि हमारे ड्रीम, हमारे डिजायर और जो ट्रोमेटिक इवेंट है, वो सब चीजें हमारे दिमाग में रिप्रेस रहती हैं। अब जो हमने अभी पढ़े थे ईद ईद वगैरह, अब उनको नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ईद है वो इंसान कैसा है, एक प्लेजर प्रिंसिपल। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये भी सवाल बन जाता है कि बताइए प्लेजर प्रिंसिपल क्या है। तो प्लेजर प्रिंसिपल ईद को ही बोलते हैं, ठीक है। प्लेजर प्रिंसिपल इज वन वेयर ऑल आवर एक्ट्स आर गवर्न बाय द नीड ऑफ अटेन प्लेजर, देखो आप समझ रहे होंगे, एंड अवॉइड अनप्लेजर। कि जो ईड है, मैंने अभी बताया था आपको, जो ईद है वो कैसा है, अनकॉन्शियस है। तो ईद बताता है प्लेजर, ईद का दूसरा नाम है प्लेजर प्रिंसिपल, और तीसरा नाम भी आपको पता है, अनकॉन्शियस, ठीक है। तो तीन नाम है, ईद, प्लेजर प्रिंसिपल और या फिर अनकॉन्शियस पार्ट। तो ईद हमेशा उन चीजों की बात करता है जो कि हमें प्लेजर देती हैं। कह रहे हैं कि बाय द नीड टू अटेंड प्लेजर, यानी जो चीज प्लेजर देती है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, वही जो ईद है हमेशा उनकी तरह हमें प्रवोक करता रहता है, हमें उकसाता रहता है कि हम वो काम करें। और जो अनप्लेजर है, जहां से मजा नहीं आ रहा कुछ भी, उनको अवॉइड करती है। तो ईड का काम क्या है कि सबसे पहले तो ड्रीम को रिप्रेशन रखते हैं, वो चीजें अलग हैं, लेकिन इसके अलावा इसके काम और होता है, प्लेजर प्रिंसिपल के अगर आधार पर हम इसको बोले तो हमेशा हमें उन चीजों की तरफ प्रवोक करता है जो कि प्लेजर देती हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट आ जाता है रियलिटी प्रिंसिपल। तो इसका अपोजिट ही देखो, वहां पर हमने पढ़ा था ना, वहां भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस। ईगो जो था वहां पर कॉन्शियस पार्ट था जो बिल्कुल जागा हुआ रहता है, और ईद जो था वो अनकॉन्शियस पार्ट था जो सोया हुआ रहता है। तो इसी तरह प्लेजर प्रिंसिपल में बस प्लेजर, ईद कहता है कि आप कोई काम करें, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, अगर बाग में आपको दिख रहा है कि सेब लग रहे हैं और आपको मन कर रहा है तो आप उसको तोड़ के खा लें, क्या होगा, इसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ईगो है वो आपको बताता है एक रियलिटी प्रिंसिपल, है ना। ईगो जो होता है वो आप रियल होता है, बिल्कुल किसी तरह की कोई मोरालिटी नहीं होती, जो सही होगा वही बताएगा ईगो, क्योंकि जागा हुआ है, ठीक है, जागा हुआ है, जो भी सही होगा। और आपने वहां पढ़ा था डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आपको ये वाला पार्ट बताएगा ईगो। इसी का दूसरा नाम है रियलिटी प्रिंसिपल, और इसका ही तीसरा नाम है कॉन्शियस माइंड। Reality principle enables us to understand that our pleasure cannot be fulfilled the way we want them। कि ये वाली जो रियलिटी प्रिंसिपल पार्ट है हमारा, वो हमें बताता है कि देखो जो प्लेजर है हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते उस तरीके से जिस तरह से हम चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो ईगो है वो हमें इंस्पायर करता है कि हम कोई दूसरा रूट ले लें, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें अपने इस प्लेजर को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो रियलिटी प्रिंसिपल, ईगो को हम रियलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। और रियलिटी, रियलिटी माने डिसीजन मेकिंग। अगर हमें लग रहा है कि किसी बाग में जो है सेब लग रहा है और हमारा मन कर रहा है कि उसे खाना है, तो यहाँ पर अगर हम उसको तोड़कर खाएंगे, मन तो ये कि तोड़कर फौरन उसको खा लें, लेकिन यहाँ पर रियलिटी प्रिंसिपल आपको ये बताएगा
कि देखो जिस तरह हम चाह रहे हैं कि तोड़ कर खा लें, ये तो सही नहीं हो सकता, लेकिन हमें उस सेब को खाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपना लेना चाहिए। जो भी सही रास्ता हो वो काम हमें करना चाहिए। ये सब चीजें रियलिटी प्रिंसिपल से आती हैं। इसके अलावा जो सुपर ईगो है, जो कि हमेशा मोरालिटी के बारे में बात करता रहता है, हमेशा धर्म के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, यानी जो अच्छा है उसकी बात करता है सुपर ईगो। इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ जाता है मोरालिटी प्रिंसिपल। यानी जो मोरालिटी का प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसके ऊपर सुपर ईगो काम करता है। तो ये भी आप याद रख लेना, ये भी इंपोर्टेंट बन जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड में, कि प्लेजर प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल और मोरालिटी प्रिंसिपल, इन्हीं के दूसरे नाम हो जाते हैं। इसके अलावा जो काफी इंपोर्टेंट टर्म है सिगमंड फ्रॉइड का, वो होता है लिबिडो। लिबिडो याद रखना काफी इंपोर्टेंट है। इसमें कहते हैं लिबिडो है क्या? लिबिडो इज द सेक्सुअलिटी इज द प्राइमरी ड्राइव इन आवर सब्जेक्टिविटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। ये कह रहे हैं जो भी हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो सारे के सारे इसमें लिबिडो में ही आ जाती है। यानी सेक्सुअल डिजायर है ना, कह रहे हैं ना, सेक्सुअलिटी प्राइमरी ड्राइव, प्राइमरी ड्राइव यानी ड्राइव माने हमारी जो सोच होती है, सेक्स को लेकर हमारी जो सोच होती है वो लिबिडो कहलाती है। He termed this libido an individual sexual identity। यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको बिल्कुल सही से इसको देखना तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिबिडो क्या है? एक इंडिविजुअल की, एक इंसान की जो सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है, जो उसकी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर, इसमें जो हमारी जो डिजायर है उनको एक्सप्रेस करते हैं हम। और कह रहे कंडीशन कोज बाय द रिप्रेशन ऑफ द सेम, यानी जो हमारे अंदर चीजें छुपी हुई हैं, जो चीज हमारे माइंड में रिप्रेस है, जब हम उनको बताते हैं या हम अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं तो वो लिबिडो कहलाती है। कह रहे थे ओडिपस कॉम्प्लेक्स के, जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स का आइडिया है वो भी लिबिडो का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना लिबिडो का तो इसमें आप ओडिपस कॉम्प्लेक्स का यूज कर सकते हैं। तो लिबिडो बेसिकली कहा है कि एक इंडिविजुअल की सेक्सुअल आइडेंटिटी है, किसी भी इंडिविजुअल की सेक्सुअल आइडेंटिटी लिबिडो कहलाती है। फॉर एग्जांपल ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आसान है इसको याद रखना, सेक्सुअल डिजायर को बोलते हैं लिबिडो। तो नेक्स्ट जो आ जाता है फ्रॉइडन स्लिप्स, ये भी काफी इंपोर्टेंट है और पूछ लिया जाता है कि फ्रॉइडन स्लिप्स क्या है। स्लिप माने बहक जाना, जो है एक जगह से दूसरी तरफ चले जाना, स्लिप हो जाना, है ना, बहक जाना। तो कह रहे हैं फ्रॉइडन स्लिप ऑल्सो कॉल्ड पैराफ्रेक्सिस। पैराफ्रेक्सिस इसको दूसरा नाम है पैराफ्रेक्स, इज एन एरर इन स्पीच मेमोरी। ये कह रहे हैं एरर है, ये जो फ्रॉइडन स्लिप है ये एक तरह की एरर, एक तरह की गलती है, किसमें? इन स्पीच, बातचीत करने में, और इन मेमोरी या फिर याद में। कि जब हम बातचीत करते हैं, जब हम बात करते करते कोई वर्ड बिल्कुल एकदम गलत हो जाता है, एरर हो जाता है, तो वो फ्रॉइडन स्लिप कहलाता है। इसी तरह हमारी मेमोरी में भी इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है कि फ्रॉइडन स्लिप क्या? फ्रॉइडन स्लिप इज एन एरर, इज एन एरर इन स्पीच एंड मेमोरी। स्पीच और मेमोरी में जो एरर होती है वो फ्रॉइडन स्लिप कहलाती है। कह रहे हैं कि when our conscious and subconscious mind don't work properly and unconscious mind interfere between these two acts। ये कह रहे हैं कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड सही से काम नहीं करता तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बीच में इंटरफेयर कर देता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, है ना, जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड सही से काम नहीं करता तो अनकॉन्शियस माइंड बीच में आकर इंटरफेयर करता है, इज एन एरर ऑफ स्पीच। और इस तरह से जो फ्रॉइडन स्लिप है, फ्रॉइडन स्लिप वो एक एरर ऑफ स्पीच है दैट occurs when a person says something differently than he intended to say। कि जब इंसान कहना तो कुछ चाहता है लेकिन उसके मुंह से कुछ और ही निकल जाता है तो फ्रॉइडन स्लिप कहलाता है। जैसे कि फिलहाल आपने मिश्रा का वो बयान सुना होगा, इंटर के वो 12वीं के बाद में इंटर जो करेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह की फ्रॉइडन स्लिप है, यानी हम कहना तो कुछ चाह रहे हैं, कह रहे हैं समथिंग डिफरेंट देन ही इंटेंडेड टू से, कि जो वो कहना चाहता है तो बोल देता है उसका बिल्कुल अलग। ठीक है, तो ये फ्रॉइडन स्लिप होती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, he believed that when someone said the word breast instead of best। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि टेड कैनेडी डिड ऑन लाइव टेलीविजन के, एक बार वो टेलीविजन पर लाइव थे तो उन्हें कहना था बेस्ट, तो बेस्ट की जगह उनके मुंह से निकल गया ब्रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेस्ट जो है उनके माइंड में, क्योंकि एक सेक्सुअल डिजायर होती है ब्रेस्ट के लिए भी, ठीक है, तो उनके माइंड का जो एक अनकॉन्शियस माइंड है उनका वो बीच में इंटरफेयर कर गया। ठीक है,
एक तरह से जब आप गुस्से में होते हैं तो मुंह से निकलते हैं ना पत्नी, जो आप बोलते चले जाते हैं, जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इंसान बोलते चले जाते हैं, तो उस समय उनका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो काम करता रहता है, कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है और अनकॉन्शियस माइंड जाग जाता है। ठीक है। तो एक बार कैनेडी जब टेलीविजन पर लाइव आ रहे थे तो वो बोल रहे थे बेस्ट, लेकिन मुंह से निकल गया ब्रेस्ट। ठीक है, तो यही है डिजायर, रिप्रेशन, ये जो लिबिडो। ठीक है, तो आप यहां से इसका एग्जांपल देख सकते हैं, बाकी तो बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इनका काफी इंपोर्टेंट टर्म है और एक तरह की पूरी थियरी भी इन्होंने इसके जरिए शुरू की थी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एक नया दौर साइकोलॉजी के अंदर आया था ओडिपस कॉम्प्लेक्स का। इसमें वैसे तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स में इन्होंने जो सेक्स की बात की, जो सेक्सुअल डिजायर है उसकी बात की है एक, लेकिन उसको जानने से पहले एक छोटी सी कहानी है। कह रहे हैं द नोशन ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स इवॉल्व्ड आउट द एनालिसिस ऑफ सिचुएशन डिस्क्राइब द एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लिस ऑफ द ग्रीक किंग ओडिपस। ये इसकी ये है कि कहानी शुरू कहां से हुई थी, वो किल्ड हिज फादर। ये कहानी सबसे पहले जो सोफोक्लिस एक ड्रामाटिस्ट थे, एक प्लेराइट थे, उन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, उन्होंने बात की है कि ग्रीक के यानी यूनान के एक राजा थे जिनका नाम था ओडिपस। उन्होंने अपने फादर को मार दिया और अपनी मदर से शादी कर ली। इस बात को यानी जो सच्चाई है उसको ना जानते हुए, यानी सच्चाई को उन्हें नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अनजाने में अपनी माँ से शादी की और अपने फादर का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। इट वॉज प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन एंड कंट्रोवर्शियल इंटेलेक्चुअल आइडियाज ऑफ 20th सेंचुरी। और इन्होंने जो आइडिया दिया, ये जो इन्होंने थियरी दी थी, ये 20th सेंचुरी की सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी बन गई। ठीक है, तो सबसे क्यों, क्योंकि इसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स ने बताया था कि जो एक मेल चाइल्ड होता है, जो एक बच्चा होता है, वो हमेशा ही अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट रहता है। ठीक है, और उसमें उन्होंने बताया कि अगर एक बच्चे का बस चले तो वो अपने फादर का कत्ल कर सकता है, ताकि उसकी माँ, जब वो देखता है ना कि उसके फादर उसकी मदर को किस कर रहे हैं या उनसे प्यार कर रहे हैं, एक बच्चा जब देख लेता है तो उसको मन में इतना इतना इतनी ज्यादा नफरत हो जाती है अपने फादर से कि वो उसका कत्ल करना चाहता है, अगर बस चले तो कर भी सकता है। तो इस तरह की बात उन्होंने की है कि एक बच्चा अपनी ही माँ से प्यार करता है, और ऐसे प्यार नहीं, सेक्स वाली डिजायर भी होती है उसके अंदर। तो इन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स में यही कहा है, ये कहानी भी आप थोड़ी याद रख लेना कि ओडिपस यूनान के एक राजा थे, उन्होंने अपनी माँ को अनजाने में जो अपनी माँ से शादी की और अपने फादर को कत्ल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कहानी हो गई, लेकिन इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, जिन्होंने सेक्सुअल जो फैक्टर बताए इंसान के सेक्स के, वो यहाँ पर 5 हैं। तो कह रहे हैं देयर आर 5 सेक्सुअल स्टेजेस, इंसान की 5 सेक्स की स्टेज होती है। सबसे पहले ओरल, बर्थ टू 18 मंथ के अपने जन्म से लेकर 18 महीने तक वो ओरली इंजॉय करता है सेक्स को, यानी जब वो सक करता है ना, जो फीडिंग होती है, दूध पीता है बच्चा, तो उस समय वो ओरली सेक्स को जो है इंजॉय करता है। उसके बाद में 18 महीने से लेकर 36 महीने तक वो एनल, जो पोटी वगैरह करते हैं, तो वहां से सेक्स को एंजॉय करता है। और इसके बाद में फैलिक, यानी 3 साल से लेके 6 साल तक फैलिस, जो इंसान का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसी को फैलिस कहते हैं, पैलस भी वर्ड आता है। तो फैलिक यानी वो फिर वहां से 3 साल से लेकर 6 साल तक वो अपने प्राइवेट पार्ट से सेक्स को एंजॉय करता है। और इसके बाद में लेटेंट, यानी 6 साल से लेके जो इंसान यंग होता है उससे पहले का जो समय होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 10-12 साल की जो एज रहती होगी लगभग उस समय तक। तो ये कह रहे हैं कि लेटेंट ये उसको इंजॉय करता है 6 साल से लेके जो है जवान होने से पहले का जो समय होता है। और फिर फैलिक, फैलिक फिर वही आता है कि इसमें ये जो उसकी एक एडल्ट होता है इंसान जो यंग हो जाता है, फिर ये उस तक उसको इंजॉय करता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं रहता, लेकिन आपको बस ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स इम्पोर्टेंट रहता है, ये हमने वैसे लिख दिया है, आप चाहें तो हमको देख सकते हैं। इसके अलावा चलता है लेटेंट कंटेंट और मैनिफेस्ट कंटेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जब ड्रीम की बात की है तो वहां पर इन्होंने 2 तरह के कंटेंट का यूज किया है, एक तो लेटेंट कंटेंट और दूसरा मैनिफेस्ट कंटेंट।
पहले देख लेते हैं लेटेंट कंटेंट। द प्रॉब्लम इज दैट ऑल ऑफ लेटेंट कंटेंट इज नॉट क्लियरली विजिबल विद इन द मैनिफेस्ट। ये कह रहे हैं जो लेटेंट कंटेंट होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो ऐसे सपने होते हैं जो पूरी तरह से विजिबल नहीं होते, यानी कई बार हमें ऐसे सपने आ जाते हैं जो हमें खुद ही याद नहीं रहते, हम उनको भूल जाते हैं। तो ऐसा कंटेंट, ऐसा सपना जिसको हम भूल जाएं, कह रहे हैं लेटेंट ड्रीम कंटेंट इज कंसीड इनसाइड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये जो लेटेंट कंटेंट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, हम उसको बता ही नहीं पाते कि हम कैसे बताएं, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड कोड, और जो सपनों के अंदर जो कोड आते हैं वो इतने मुश्किल होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं कि हम उन्हें या तो भूल ही जाते हैं या फिर वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो लेटेंट कंटेंट ऐसा कंटेंट जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, अनविजिबल हो, मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो। जबकि इसका बिल्कुल अपोजिट आता है मैनिफेस्ट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट का मतलब ये है मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट माने बताना, इजहार करना, कि ऐसा कंटेंट जो बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल एक तरह का कॉम्प्लेक्स ना हो, इजी हो, और हम किसी को अपना सपना बता सके। यानी मैनिफेस्ट कंटेंट बहुत ही आसान कंटेंट, लेटेंट कंटेंट मुश्किल कंटेंट, क्लियर ना हो, और यहाँ पर क्लियर हो, ऊपर वाले को हम किसी को बता ना पाए, बता ना सके, भूल जाएं, और मैनिफेस्ट में हमें सब याद रहता है इसलिए हम उसको बता भी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट हम आता है इनका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आपने से पहले पढ़ा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में उसने कहा था कि एक बच्चे की जो फीलिंग होती है, जो मेल चाइल्ड की, यानी जो लड़के होते हैं वो अपने बचपन में अपनी माँ की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन इस थियरी के अपोजिट उन्होंने थियरी और दे दी थी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में उन्होंने कहा, हालांकि इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड तो वे नहीं रहे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि उन्होंने बात केवल मेल चाइल्ड की और फीमेल की है। लेकिन फिर भी आप जान ले कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में ये जो थियरी है, ये एक जो लड़कियां होती है अपने बचपन में, लड़कियां के अपने फादर से जो प्यार होता है, कि बचपन में लड़कियां अपने फादर से प्यार करती हैं और एक तरह की डिजायर्स भी रखती हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इनके जो वर्क हैं, जो इंपोर्टेंट वर्क सब हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। द एसे ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी 1905 में आया था। इनके जो सेक्सुअलिटी थियरी के ऊपर जो एसे लिखा वो 1905 में। इसके अलावा टोटम एंड टैबू बहुत ही इंपोर्टेंट है, 1913 में आया, बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, टोटम एंड टैबू। इसके अलावा बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल 1920 में आया। द ईगो एंड द इड 1923 में आया, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1900 में आया। तो टोटम एंड टैबू 1913 में, और द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वर्क फिलहाल, टोटम एंड टैबू और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1900। इसके अलावा स्टडीज ऑन हिस्टीरिया 1895 में आई थी। द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ 1904 में। ठीक है, तो ये वर्क आप यहाँ से देख सकते हैं, इंपोर्टेंट वर्क्स हैं ये इनके। लेकिन इनका जरूर ध्यान रख लेना, टोटम एंड टैबू 1913 और इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1900। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।